हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रिंकू सिंह ऑफिशियल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण विधियों के 30 रामबाण प्रश्न, जो आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा तथा थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इसमें से 3 विकल्प सत्य हैं और 1 विकल्प असत्य है, उसका आपको पता लगाना है। पहला विकल्प है, यह पाठ्यपुस्तक से संबंधित होती है। दूसरा विकल्प है, यह छात्रों में अध्ययन में रुचि जागृत करती है। तीसरा विकल्प है, बड़ी कक्षाओं में अधिक प्रयोग ज्ञान में सहायक है। चौथा विकल्प है, यह छात्रों के अनुभव, समझ तथा आयु के अनुसार होनी चाहिए। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत विकल्प है। बाकी के तीनों विकल्प सही हैं। सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तक से संबंधित होनी चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग छात्रों में अध्ययन में रुचि जागृत करता है। सहायक सामग्री छात्रों के अनुभव, समझ तथा आयु के अनुसार होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 चित्र विधि। ऑप्शन नंबर 2 अधूरी कहानी पूरी करो विधि। ऑप्शन नंबर 3 कक्षा अभिनय विधि। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्नोत्तर विधि। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है। बाकी की तीनों विधियां प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। इसका पहला विकल्प है, शिक्षण पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम में सुधार लाना। दूसरा विकल्प है, छात्रों का वर्गीकरण करना। तीसरा विकल्प है, छात्रों की विद्यालय उपस्थिति का ज्ञान कराना। चौथा विकल्प है, छात्रों की सफलता व असफलता का निर्धारण करना। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की विद्यालय उपस्थिति का ज्ञान नहीं कराया जाता। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम में सुधार लाया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की सफलता व असफलता का निर्धारण भी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक रचना के सोपानों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर 2 विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण। ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन। ऑप्शन नंबर 4 विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पाठ्यपुस्तक की रचना करते समय सबसे पहले विषय सामग्री का चयन किया जाता है, फिर उसका स्तरीकरण करके उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है? यानी कि इनमें से 3 विधियां मनोवैज्ञानिक है तथा 1 विधि अमनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर 1 देखो और कहो विधि। ऑप्शन नंबर 2 व्याख्या विधि। ऑप्शन नंबर 3 खंडान्वय विधि। ऑप्शन नंबर 4 चित्र विधि। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि व्याख्या विधि कहानी शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि हैं। बाकी 3 विधियां देखो और कहो विधि, खंडान्वय विधि, चित्र विधि
कहानी शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। अगला प्रश्न है आगमन विधि के सोपान हैं। ऑप्शन नंबर 1 5 सोपान हैं। ऑप्शन नंबर 2 6 सोपान हैं। ऑप्शन नंबर 3 4 सोपान हैं। ऑप्शन नंबर 4 3 सोपान हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आगमन विधि के 4 सोपान हैं। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है लेखन कौशल की कौन सी विधि है जिसमें बालक स्वयं संशोधन करता है। ऑप्शन नंबर 1 रूपरेखा अनुकरण विधि। ऑप्शन नंबर 2 पेस्टालॉजी विधि। ऑप्शन नंबर 3 जैकाटॉट विधि। ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जैकाटॉट विधि ऐसी विधि है जिसमें बालक स्वयं संशोधन करता है। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 निगमन विधि को। ऑप्शन नंबर 2 भाषा संसर्ग विधि को। ऑप्शन नंबर 3 पाठ्यपुस्तक विधि को। ऑप्शन नंबर 4 इन सभी को। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पाठ्यपुस्तक विधि को सुग्गा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर 1 विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर 2 मॉन्टेसरी का। ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी ने कहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन से प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2 निबंधात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 3 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है रायवर्न महोदय ने कौन से स्तर से व्याकरण शिक्षण की यानी कि व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा माना है। ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर 2 उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर 3 उच्च माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर 4 इन सभी पर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रायवर्न महोदय ने उच्च प्राथमिक स्तर से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा माना है। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेजी शिक्षण में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन नंबर 3 सूत्र विधि। ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निगमन विधि होती है। ऑप्शन नंबर 1 छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक व छात्र दोनों के केंद्रित। ऑप्शन नंबर 4 कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2
यानी कि निगमन विधि शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें बालक मूक श्रोता के समान होता है, वह शिक्षक द्वारा बताए गए सूत्रों को रटता है। यह विधि रटने पर आधारित है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, भाषा एक नगर के समान है जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव ने एक पत्थर रखा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत का, ऑप्शन नंबर 2 पतंजलि का, ऑप्शन नंबर 3 इमर्सन का, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी का। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इमर्सन ने ऐसा कहा है कि भाषा एक नगर के समान है जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव ने एक पत्थर रखा है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सुकराती विधि के नाम से किस विधि को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रवचन विधि को, ऑप्शन नंबर 2 वाद विवाद विधि को, ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नोत्तर विधि को, ऑप्शन नंबर 4 भाषा संसर्ग विधि को। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत विधि, ऑप्शन नंबर 2 सामूहिक विधि, ऑप्शन नंबर 3 विकल्प 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यह दोनों ही विधियां व्यक्तिगत विधि व सामूहिक विधि उपचारात्मक शिक्षण की विधियां हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी विधि में हाथों के संकेत के माध्यम से व चेहरे के हाव भाव के माध्यम से कविता को प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रसास्वादन विधि, ऑप्शन नंबर 2 अभिनय विधि, ऑप्शन नंबर 3 गीत प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 तुलना प्रणाली। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अभिनय विधि में हाथों के संकेत के माध्यम से व चेहरे के हाव भाव के माध्यम से कविता को प्रस्तुत किया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों के शब्द भंडार में सबसे अधिक वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर 1 श्रवण कौशल से, ऑप्शन नंबर 2 उच्चारण कौशल से, ऑप्शन नंबर 3 पठन कौशल से, ऑप्शन नंबर 4 लिखना कौशल से। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि श्रवण कौशल के माध्यम से छात्रों के शब्द भंडार में सबसे अधिक वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 समवाय विधि, ऑप्शन नंबर 2 भाषा संसर्ग विधि, ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन नंबर 4 आगमन विधि। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि व्याकरण शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है। बाकी तीनों विधियां समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 वर्ष में 6 माह तक, ऑप्शन नंबर 2 जब तक छात्रों की कमियों का पता ना चले,
ऑप्शन नंबर 3 जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक में कौन से गुण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 छात्रों के स्तर का। ऑप्शन नंबर 2 पुस्तक की मोटाई पर। ऑप्शन नंबर 3 पुस्तक की शुद्धता पर। ऑप्शन नंबर 4 पुस्तक के मूल्य पर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पुस्तक की मोटाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। पाठ्यपुस्तक छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की भाषा शुद्ध होनी चाहिए। अगर पाठ्यपुस्तक की भाषा ही अशुद्ध है तो बालक उसे पढ़कर शुद्ध भाषा कैसे बोल पाएगा। पाठ्यपुस्तक का मूल्य उचित हो, ना तो ज़्यादा अधिक हो ना कम हो, जिससे अभिभावकों पर अधिक भार ना पड़े। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, भाषा तत्वों का ज्ञान गद्य शिक्षण के कौन से विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 अवबोध। ऑप्शन नंबर 2 अभिरुचि। ऑप्शन नंबर 3 ज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर 4 अभिवृत्ति। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भाषा तत्वों का ज्ञान गद्य शिक्षण के ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक कौन से सूत्र पर निर्मित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 स्थूल से सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर 2 सरल से कठिन। ऑप्शन नंबर 3 सूक्ष्म से स्थूल। ऑप्शन नंबर 4 ज्ञात से अज्ञात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पाठ्यपुस्तक सूक्ष्म से स्थूल सूत्र पर निर्मित नहीं होती है। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कौन से छात्रों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर 1 जो छात्र बीमार रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना कर पाए हों। ऑप्शन नंबर 3 सृजनशील बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आदिवासी बालकों के लिए। सॉरी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, तथा उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता ऐसे छात्रों के लिए होती है जो कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना कर पाए हों। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन से रंग का श्यामपट्ट छात्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 1 काले रंग का श्यामपट्ट। ऑप्शन नंबर 2 पीले रंग का श्यामपट्ट। ऑप्शन नंबर 3 हरे रंग का श्यामपट्ट। ऑप्शन नंबर 4 नीले रंग का श्यामपट्ट। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वर्तमान में हरे रंग का श्यामपट्ट छात्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। यानी कि चारों विकल्पों में से 3 विकल्प सही हैं तथा एक विकल्प गलत है, उसका हमें पता लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। बिल्कुल सही है, मौखिक परीक्षा के अंतर्गत पक्षपात की आशंका रहती है।
ऑप्शन नंबर 2, निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। यह भी विकल्प बिल्कुल सही है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। ऑप्शन नंबर 3, क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। यह विकल्प भी सही है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। यह विकल्प गलत है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मौलिकता का विकास नहीं होता। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर 1, साक्षर भारत अभियान। ऑप्शन नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर 3, भारत साक्षर अभियान। ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सर्व शिक्षा अभियान। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1, सीताराम चतुर्वेदी का। ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर 3, चॉम्स्की का। ऑप्शन नंबर 4, वाइगोत्स्की का। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चॉम्स्की। चॉम्स्की का कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? ऑप्शन नंबर 1, 91 से लेकर 100। ऑप्शन नंबर 2, 81 से लेकर 90। ऑप्शन नंबर 3, 90 से लेकर 100। ऑप्शन नंबर 4, 71 से लेकर 80। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जिस विद्यार्थी के अंक 91 से लेकर 100 के मध्य हैं उसे सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड प्रदान की जाएगी। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा लास्ट प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2। ऑप्शन नंबर 1, 2। ऑप्शन नंबर 2, 3। ऑप्शन नंबर 3, 4। ऑप्शन नंबर 4, 5। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। भाषा की दृष्टि से रचना के 2 रूप होते हैं। पहला तो मौखिक रचना, दूसरा लिखित रचना। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। थैंक यू दोस्तों।